हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बार के जीएस2 के मेंस के पेपर को और मैं आपको बताऊंगा कि इस बार का पेपर कैसा था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए और किस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार का मेंस दिया था और वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो पेपर अटेम्प्ट किया वो सही किया है नहीं किया। और जो बच्चे आगे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि भाई कमीशन की डायरेक्शन किस तरीके की है रिगार्डिंग जीएस2 पेपर और हम आने वाले टाइम में किस तरह का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल पेपर को जज करूं कि पेपर डिफिकल्ट था या फिर इजी था, तो मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। मतलब कुछ क्वेश्चन इजी थे, बहुत स्कोरिंग थे, आपको मजा आ गया होगा उन क्वेश्चन को देख के, और कुछ क्वेश्चन टफ थे, मतलब जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा डिफरेंट जो नॉलेज है वो चाहिए थी, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए थी। और खासकर 20 नंबर वाला जो एक क्वेश्चन था कि आपको न्यूक्लियर पॉलिसी के बेसिक टेनेट्स जो है वो बताने थे, दैट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसको मैं इजी कैटेगरी में नहीं रखूंगा, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को कई बार प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं किसी भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और क्योंकि वो क्वेश्चन 20 नंबर का था तो वहां पर वो पॉइंट सोचने एकदम बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ भी थे और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की। देखिए, अगेन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जीएसटी पेपर की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उसको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस मेजर मान के प्रिपेयर करते हैं। उनको लगता है कि यार इस पेपर के लिए हमें अच्छे से इंडियन पॉलिटी आनी चाहिए, हमें अच्छे से इंडियन गवर्नेंस आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक मेजर कंपोनेंट जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा जिसकी वेटेज मोर देन 33% है, आईआर, उसको हम मिस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको पेपर की वेटेज की बात बताऊं तो इंडियन पॉलिटी से 50 मार्क्स का पेपर आया, गवर्नेंस से 20 मार्क्स के अराउंड पेपर आया। जो एचपी पॉलिटी एंड गवर्नेंस थी, यहां से आप लोगों को अराउंड 40 नंबर का पेपर देखने को मिला। सोशल जस्टिस वाला जो पोर्शन है वहां से 24 नंबर का पेपर आया, लेकिन आईआर वाले पोर्शन से आपको 64 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आपके आईआर में 8 नंबर से आ गए, एंड कुछ क्वेश्चन आपको जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे वहां पर भी देखने को मिले। दोस्तों, आईआर को बिल्कुल भी हल्के में मत लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और आने वाले मेंस एग्जामिनेशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिंपल और क्लियर मैसेज है कि रेगुलर मैनर में, मतलब एक कंसिस्टेंट मैनर में आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते रहें। अभी प्रिपेयर करना कैसे है ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अगेन मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको ये भी गाइड कर दूं कि आप इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया या फिर ट्रिब्यून हो गया, यहां पर जो भी आर्टिकल्स आपको आईआर से रिलेटेड मिले उनको पक्का पढ़ते रहिए, क्योंकि आईआर में आपकी थिंकिंग डेवलप होनी बहुत जरूरी है। और जो भी लेटेस्ट इवेंट चल रहे हैं उनका इंपैक्ट आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। मैं पिछले पूरे साल आप लोगों को बोलता रहा कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है रशिया यूक्रेन वॉर का, ऐसा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, और पेपर में क्वेश्चन आया भी। तो जो साल भर के इवेंट है उनको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, जो चीजें न्यूज में रहती हैं उनको प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि पेपर में उनका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को पक्का मिलेगा। और एक और बात इस पेपर को मैं देख के ये लगा सकता हूं कि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आपसे लेटेस्ट 6 महीने या फिर 5 महीने की क्वेश्चन में आएंगे पेपर में, ऐसा नहीं है। ये आपसे पुराने करंट अफेयर्स के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम अब काफी पुरानी हो चुकी है, लेटेस्ट तो है नहीं, लेकिन पेपर में उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला। तो कई बार एज अ स्टूडेंट हम करते क्या है कि जो उस साल स्कीम लॉन्च हुई होती है उनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट ईयर कोई नई स्कीम आयुष्मान भारत या फिर कोई और स्कीम लॉन्च हुई है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन जो पुरानी स्कीम्स हो चुकी हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गई या फिर जैम ट्रिनिटी वाली स्कीम हो गई, उनको हम उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन पेपर में उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इवन एमजी नरेगा के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्कीम्स कहीं की भी क्यों ना हो, अगर वो आपके सिलेबस के किसी टॉपिक से रिलेट करती हैं तो आपको उसको प्रिपेयर करना है। दिस इज सिंपल मैसेज अगेन। तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊं तो वो ये है, 5 बातें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। पहली बात तो ये कि पेपर रिपीट होता है, आप लोगों को इस पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, मेजोरिटी ऑफ द जो पेपर है वो प्रिडिक्टेबल है। आप लोग अगर स्मार्ट एनालिसिस पुराने पेपर्स की करके बैठे हो तो यू कैन प्रिडिक्ट दी पेपर कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस ये है कि टॉपिक्स से अगर कोई करंट अफेयर रिलेट करता है तो वो करंट अफेयर किसी भी टाइम को क्यों ना हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, आप लोगों को पेपर के लिए उसको प्रिपेयर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एमजी नरेगा एक्ट हो गया या फिर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत पुरानी स्कीम है लेकिन इवन उसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन आ सकता है। चौथी जनरलाइजेशन ये है कि यहां पर आपको पक्का फील होगा कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर रखी होगी उतना अच्छा आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर कुछ क्वेश्चन देख के आप लोग कि आपको बहुत अच्छा इनका आंसर आता है, तो वहां पर आपको टू द पॉइंट आंसर लिख के आगे बढ़ना है। मतलब वहां पे आप कुछ ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, फेल नहीं जाना है वहां पर।
तो वहां पे कंट्रोल करके जितना उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लिख के आपको आगे बढ़ना होता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ऐसे क्वेश्चंस की कि यार अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मैं ये लिखूंगा, अगर जुडिशियल रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मैं ये लिखूंगा, अगर राइट टू इक्वलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मैं ये लिखूंगा, अगर ये फिक्स है आपका तो आपको पेपर में टाइम सेविंग बहुत देखने को मिलेगी। एंड पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जो इस पूरे ओवरऑल पेपर से मुझे देखने को लगता है वो ये कि आप लोगों को थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड जो है वो सोच के जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं पेपर को एक लेवल तक, लेकिन कुछ चीजें आपको अनएक्सपेक्टेड भी देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए रेडी रहिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं पूरा पेपर प्रिडिक्ट करके जा सकता हूं, पूरे टॉपिक्स में आइडेंटिफाई करके जा सकता हूं। थोड़ा बहुत एक ग्रे एरिया कमीशन ने रखा हुआ है, तो उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर पक्का करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हर क्वेश्चन की डिस्कशन की। देखिए एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, वैसे मैं बहुत ज्यादा कन्विक्शन से खुद नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी थी वो इस बात को पक्का जस्टिफाई कर सकते हैं कि कितना परसेंट जो पेपर है वो हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से आया। ठीक है, कुछ बच्चों ने काफी अच्छी रिव्यू दिए, लेकिन आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना इंपैक्ट आपको हमारी टेस्ट सीरीज में जीएसटी पोर्शन का देखने को मिला इस जीएसटी पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 नंबर के क्वेश्चन था, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। और पूरे साल जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको सीधा डेफिनेशन देनी थी, और वो डिस्कस वाला पॉइंट है, वहां पे आपको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको उसके डिफरेंट एंगल बताने, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बताने। तो आप 3 से 4 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रख सकते थे, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो है कहीं ना कहीं इंक्रोच जुडिशियरी को पावर देती है, लेकिन इंक्रोचमेंट होती है ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर। इस तरह की लाइनें आप मेंशन कर सकते थे। ठीक है, अगेन प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था, एंड आप में से काफी बच्चों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, और जो फ्यूचर में बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो याद रखे कि ये क्वेश्चन पिछले 4 सालों से हमें लगातार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहां पर राइट टू इक्वालिटी का मतलब कोई सिंगल आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी कैटेगरी है, जहां पे आर्टिकल 14 से लेकर 18 के राइट्स आते हैं। तो पहले तो आपको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा ना कि राइट टू इक्वालिटी एक ब्रॉडर डोमेन है, जहां पर हम 5 बेसिक राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 15 हो गया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 16 हो गया कि इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 17 हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करना। ठीक है, सॉरी, अबॉलिशन डिस्क्रिमिनेशन 17 है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 है, और 15 वाला डिस्क्रिमिनेशन है, और जो लास्ट 18th आर्टिकल है वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये आप लिखिए वहां पर, बताइए उसको कि आपको पूरी नॉलेज है। तो यहां पर थोड़ी सी आपको शो ऑफ करने की जरूरत थी। ठीक है, उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी का पर्पस क्या है, कि हम एक सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो स्टेब्लिश कर दे हमारी सोसाइटी में। वही पर्पस है ना प्रेम्बल में, जो हमने सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस पॉइंट देखा है, वो कहां से फुलफिल हो रहा है हमारा, राइट टू इक्वालिटी से। तो वो पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते थे। देन अगेन एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने 1000 बार इसको सुना है। या कुछ एलिमेंट केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको अमेंड नहीं कर सकती लेजिस्लेचर बाय यूजिंग आर्टिकल 368। नो डाउट उनके पास पूरी पावर है अमेंड करने की, लेकिन कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स वो डिस्कस नहीं कर सकते। वो इसेंशियल एलिमेंट्स में आप 3-4 के एग्जांपल दे सकते थे। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। उसके बाद एक और बात यहां पे रखनी है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज जुडिशियल इनोवेशन। अब यहां पर मैं एक पॉइंट ये भी मानता हूं कि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप एक दूसरे से ज्यादा कंपीट नहीं कर पाओगे कंटेंट की फॉर्म में, सबके पास इक्वल कंटेंट था। मतलब 1-2 पॉइंट किसी ने एक्स्ट्रा लिख दिए होंगे, लेकिन वो पॉइंट भी सबको नॉन थे, कोई इसमें यूनिकनेस वाली बात नहीं थी। लेकिन जो आगे वाले क्वेश्चन है वहां पर आपकी सब्जेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में डाल रहा हूं। ऑब्जेक्टिव कैटेगरी का मतलब क्या है कि यहां पर आप सबने लगभग इक्वल अटेम्प्ट किया होगा, मतलब मैं काफी श्योर उसमें, खासकर जो हमारे बच्चे थे उन्होंने इन क्वेश्चंस को काफी सिंगल मैनर में, मतलब एक सिमिलर मैनर में अटेम्प्ट किया होगा। अब क्वेश्चन आता है 5वां कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टार्टअप इंडिया स्कीम, व्हाट बेनिफिट्स आर अवेलेबल अंडर दिस स्कीम। अब देखिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है काफी पुरानी गवर्नमेंट की हो चुकी है, और यहाँ पर जो नए स्टार्टअप्स बनाने के तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उनको फंड करने की कोशिश की जा रही है। तो अब हमें अगर हम लेटेस्ट बात करें तो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान देखने को मिलता है, स्टार्टअप इंडिया हब देखने को मिलता है, उनको सीड फंडिंग की जा रही है, उनके लिए फॉरेन में कॉन्टैक्ट बनाए जा रहे हैं, तो आप वो मेंशन करिए। अगेन यहाँ पर अगर आपको ज्यादा कंटेंट नहीं आता है तो कुछ नेगेटिव मत लिख दीजिए, कुछ गलत मत लिख दीजिए, जितना पता है उतना लिख के आगे बढ़िए, उसका टाइम सेव आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे के लिए हमें क्या लेसन है यहाँ से कि करंट अफेयर की स्कीम भले ही पुरानी क्यों ना हो हमें कवर करनी पड़ेगी। देन अगेन सीधा टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन, डिप्टी कमिश्नर का रोल आपको बताना है एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
और अगेन इस पेपर को देख के आपको ये भी फीलिंग आई होगी कि जो सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उन्होंने एज सच पूछना ही पूछना है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर्ड थ्योरी उनके सिलेबस में लिखा हुआ है तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर उन्होंने लिखा हुआ है तो क्वेश्चन पूछते हैं, अल्टरनेट ईयर्स पे पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिला। अगला कि लोकल जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है उनके मेन हिंड्रेंसेस क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पक्का लिखा हुआ है, बहुत प्रैक्टिस भी करी हमने इस क्वेश्चन की। मैंने आपको बताया भी था कि क्लियर चैलेंजेस हैं कि पहली बात तो लिटरेसी इलिटरेसी, मतलब लोगों को उतनी जानकारी ही नहीं है उनके पावर के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। उसके बाद हमें कहीं ना कहीं इसमें स्टेट की जो पावर डिवॉल्व वाली थ्योरी थी उसमें हमें वीकनेस देखने को मिलती है कि स्टेट उतनी पावर डिवॉल्व नहीं कर रही जितनी की कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको मैंडेट करी थी। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप लोगों ने लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको प्रायोरिटी के साथ जो टॉप मोस्ट चैलेंजेस थे वो टॉप में लिखने थे, 4-5 चैलेंजेस लिखने थे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 8-9 पता है तो आप 8-9 डालेंगे और बिना प्रायोरिटी के डालेंगे, आपको प्रायोरिटी के हिसाब से पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, अगेन डिस्कस अबाउट इंडिया पॉलिसी ऑफ पंचशील। आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने पंचशील की थ्योरी दी कि हम 5 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कि हम दूसरे की टेरिटरी और सॉवरेनिटी की पूरी इज्जत करेंगे, उनके इंटरनल मैटर्स में क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, और इंडिया जो है क्योंकि वो बड़ा भाई है तो वो रेसिप्रोसिटी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम अपनी टेरिटरी का यूज नहीं होने देंगे किसी और के लिए खिलाफ एक्शन लेने में। तो ये पंचशील के जो प्रोविजन है इनको आपको डिस्कस करना है। आप हल्का सा बताएंगे कि प्रोविजन क्या है, ठीक है, लेकिन इसका डिस्कस का मतलब क्या है कि इससे कहीं ना कहीं जो साउथ इंडिया एज अ फ्रेटर्निटी है उसको हम डेवलप करने में काफी इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो वो वाला डिस्कशन वाला पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। एग्जामिन अबाउट इंडिया पॉलिसी ऑफ एक्टिव, तो यहाँ पर एग्जामिन करनी है कि क्या वो पॉलिसी सही है या इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है, कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने की जरूरत है। तो एग्जामिन यहाँ पे डायरेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट था। डिस्कस अबाउट इंडिया रोल इन रशिया यूक्रेन वॉर। अगेन आई नो कि आप लोगों ने इसको लिखा होगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इस साल के जो पूरे साल की हैपनिंग थी उससे रिलेट करता है। ठीक है, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस में। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पेपर में आपको फील आएगी कि यार ये क्वेश्चन तो शायद GS1 में पूछा जाना चाहिए था, और GS1 के पेपर में आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो GS2 में पूछा जाना चाहिए था। इस बार तो ऐसा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले 3 क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि दे आर फ्रॉम हिस्ट्री साइड लेस टू दी पॉलिटिकल साइड, बट ऐसा टेंशन आपको नहीं लेनी क्योंकि आपने GS1 भी प्रिपेयर कर रखा है, आपने GS2 भी प्रिपेयर कर रखा है और आपने GS3 भी प्रिपेयर कर रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पर एक बाबा काशीराम के बारे में क्वेश्चन है ना, तो सब जानते हैं उनके बारे में कि भाई उनको पहाड़ी गांधी बोला जाता। जवाहरलाल नेहरू ने उनको 1937 में डेजिग्नेशन दी थी, और जब भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई तो उन्होंने क्लियरली एक शपथ ले ली कि अब मैं जो है ब्लैक कपड़े पहनूंगा और मैं अंग्रेजों के खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट जारी रखूंगा, और पोएम्स उनका एक मेन हथियार था। तो 1943 तक अपनी डेथ तक उन्होंने पूरी मूवमेंट चला के रखी और लोगों को काफी जागरूक किया उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, सेकंड जो था कि डिस्कवर द रोल ऑफ प्रजामंडल। अगेन सेल्फ एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन, कुछ इसमें नया बताने को नहीं है। एंड अगेन आप एक्सपेक्ट ये करिए कि पेपर सिलेबस से ही आता है। ठीक है, आपको बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए जो आगे पेपर देने वाले हैं कि आप लोग ये मत सोचिए कि सर पेपर सिलेबस के बाहर से आएगा नहीं आएगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक प्रिपेयर तो नहीं करने। जो टॉपिक आपके सिलेबस से ओवरलैप करते हैं दे आर मस्ट टू प्रिपेयर। ठीक है, डिस्कस अबाउट भाई दो ना पाई मूवमेंट। ठीक है, अगेन आप लोग सब इसको जानते हैं, शिमला में काफी फेमस मूवमेंट ये हुई जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ जो नॉन कॉपरेशन है और उनके खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट किया गया, जहां पर बोला गया कि हम इनको कोई भी सपोर्ट नहीं देने वाले। ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 में भी हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे और कोई रेवेन्यू हम इनको नहीं देंगे। तो मूवमेंट काफी फेमस हुई। उसके बाद न्यू एंड ओल्ड एरिया पॉलिटिक्स। आप लोग सब जानते हैं कि 1966 के बाद जो नए एरियाज ऐड हुए हैं उनकी अलग पॉलिटिक्स है, कांगड़ा वगैरह हो गए, और जो पुराने एरियाज है शिमला एंड 26 जो रियासतें थी उनकी पॉलिटिक्स अलग है, और इनका इन्फ्लुएंस हमें हमारी जो स्टेट पॉलिटिक्स है वहां पर देखने को मिलता है। तो ये आप लिख सकते हैं। अगेन कुछ ज्यादा इसमें थिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं था, जैसे लास्ट टाइम क्या पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन आ गया। अगेन इस पेपर को पहले 15 क्वेश्चन को देख के आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि लगभग 15 के 15 क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पर आप लोगों को दिक्कत आए, सारे ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस से ओवरलैप कर रहे हैं, और इस पोर्शन को मैं इजी पोर्शन मानूंगा। पहले 15 क्वेश्चन को तो मैं इजी क्वेश्चन मानता हूं। अगेन जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट। सब लोग जानते हैं 4 मेजर फेज हैं, आप लोग उनको मेंशन कर सकते थे 1948 से लेकर 1956 तक। ठीक है, 51 तक, 51 से 56 तक, 56 से फिर 71 तक एंड 71 ऑनवर्ड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है 8 नंबर वाले क्वेश्चंस का। दोस्तों ये क्वेश्चंस अगेन कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। ठीक है, और एक जगह थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी, लेकिन अगर आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ लेते तो आपको समझ आ जाता कि कठोर पावर है, हार्ड पावर है। ठीक है,
अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि एग्जामिन द टेंशन एरियाज इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था, वो है फाइनेंशियल रिलेशन। आपको बहुत सारे एरियाज पता होंगे जहां पर सेंटर स्टेट के बीच में काफी दिक्कतें हैं, जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर हम मानते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन हम मानते हैं, ठीक है। वो आपको मेंशन नहीं करना है, क्योंकि आपको क्लियरली उसने बोल दिया कि मुझे भाई फाइनेंशियल एरिया के जो टेंशन वाले पॉइंट्स है वो मुझे बताओ। तो यहाँ पर जीएसटी एक पॉइंट हो सकता है, टैक्स डेवोल्यूशन एक पॉइंट हो सकती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों, ठीक है। वर्टिकल मतलब सेंटर स्टेट को कितने पैसे दे रहा है और स्टेट्स के बीच में वो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर फाइनेंस कमीशन एक पॉइंट ऑफ जो है कंफ्लिक्ट हो सकता है, जैसे इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि केरल का जो गवर्नर थे और सॉरी केरल के जो चीफ मिनिस्टर थे और केरल के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी जो है अपने रिकमेंडेशन दिए टू दी फाइनेंस कमीशन, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन था, ठीक है। तो वो पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर सकते थे। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। इसके अलावा अगर मैं और सोचूं कि फाइनेंशियल रिलेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो हम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट्स बहुत बार स्कीम्स लॉन्च करता है ना, कुछ स्कीम्स आपकी स्टेट स्पॉन्सर्ड होती हैं, कुछ में स्टेट और सेंटर दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है। तो वहां पर सेंटर स्टेट से बिना पूछे स्कीम्स लॉन्च कर देता है और स्टेट को फिर वो फंडिंग करनी होती है। तो वो भी उसकी फंडिंग जो है वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट जो है वो लेकर आती है। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को मेंशन करने थे, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको पढ़ा होना जरूरी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते, एक बार अपने दिमाग पे जोर डालते, तो आपको पॉइंट्स पक्का क्लियर होते, ठीक है। मैंने भी ऐसा नहीं कि मैं इसके सॉल्यूशन देख के आया हूं, मुझे ऑन द स्पॉट एनालिसिस इसकी करनी, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट इस पेपर को आप लोगों को बता रहा हूँ, एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है मैं इनको पहली बार पढ़ रहा हूँ अभी। एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया। अगेन प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, आप लोग काफी सुनते हैं डिफेक्शन के बारे में, और बहुत पॉपुलरली डिफेक्शन होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ था एकनाथ शिंदे की फॉर्म में, तो आप उससे इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते थे और इसका आंसर लिखने में आपको पक्का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एनजीओस? अगेन सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, कभी सिविल सोसाइटी पूछ लिया, कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूछ लिया, इस बार एनजीओ पूछ लिया। तो डेफिनेशन में आपको बोला है कि जितने भी कीवर्ड है हमारे सिलेबस में, उनकी डेफिनेशन आप लोगों ने क्लियरली लिखनी है और एक अच्छी डेफिनेशन लिखनी है और उसको आपने प्रेजेंट करना है। फिर डिस्कस द एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अगेन सिलेबस का सीधा टॉपिक है, उसके आगे बस डिस्कस लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, आपको मेंशन करनी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो स्कीम्स एक सिंगल थीम की ना हो, एक सिंगल डोमेन की ना हो। शेड्यूल कास्ट में भी वुमेन के लिए अलग, शेड्यूल कास्ट में भी अडल्ट के लिए अलग, शेड्यूल कास्ट में भी जो ओल्ड या फिर बच्चे हैं उनके लिए अलग, और उनमें भी आप वेरिएबल स्कीम्स मेंशन करिए जो कि डिफरेंट उनकी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं। कोई मॉनिटरी नीड्स को फुलफिल कर रहा होगा, ठीक है, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, कोई उनकी हेल्थ नीड्स को फुलफिल कर रहा होगा। तो वो हर फील्ड को आप टारगेट करिए ताकि आपका आंसर और से अलग हो जाए, ठीक है। एक्सप्लेन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमजी नरेगा एक्ट। अगेन आपको एक्सप्लेन करने की इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है, और यहां पर हल्का सा लास्ट में जो पर्सपेक्टिव है हिमाचल प्रदेश का आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप दोबारा रिपीट हो गया, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। हाउ इंडिया इज बेनिफिटेड फ्रॉम साइनिंग इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। अब दोस्तों बहुत पुरानी न्यूक्लियर डील है, 2007 में साइन हुई है, लेकिन इसका बेनिफिट आप लोगों को बताना है कि कहीं ना कहीं इस डील को साइन करने के बाद ना सिर्फ हमारे रिलेशन इंप्रूव हुए हैं, बल्कि इंडिया का जो न्यूक्लियर फील्ड में कंट्रीब्यूशन है या फिर इनका एंगेजमेंट जो है विद द अदर न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स, वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो दिस इज द मेजर बेनिफिट। इसके अलावा आप और बहुत सारे बेनिफिट, जैसे एमटीसीआर की मेंबरशिप मिल गई, ठीक है, और सारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो दो तरीके से आप मेंशन करेंगे, एक होगा इंटरनेशनल लेवल पे जो हमें बेनिफिट्स मिले हैं, और एक जो हमें डोमेस्टिक लेवल पर इसके बेनिफिट मिले हैं। ये दोनों आप मेंशन करेंगे। ऐसा मत करना कि डोमेस्टिक लेवल पे भूल जाएं कि भाई हमारी जो न्यूक्लियर सप्लाई की जो एक नीड रहती थी हमेशा, वो कहीं ना कहीं अब हमारी सेटिस्फाई होनी शुरू हो गई है। तो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अच्छे से चल रहे हैं, तो वो पॉइंट आप पक्का मेंशन करेंगे। डिस्कस इंडियाज इकोनॉमिक बेनिफिट विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ छाबर पोर्ट। छाबर पोर्ट अगेन काफी पॉपुलर टॉपिक है ईरान का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला था? सबसे बड़ा फायदा तो ये था, इकोनॉमिक बेनिफिट है। अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मेरे एकदम नजर में पड़ा, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो ये कि भाई हमारा जो ट्रेड का फंडा है वो और डेवलप हो जाएगा, और जो मिडल ईस्ट या फिर जो अपर यूरोप है उससे हमारी एंगेजमेंट और बढ़नी शुरू हो जाएगी थ्रू लैंड रूट। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं उनको डेवलप करने में और मदद मिलेगी, कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा, तो वो पॉइंट आप मेंशन करेंगे। अगेन ब्रिक्स अगेन आ गया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और पेपर में हमने इसको प्रिपेयर भी किया था, तो ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28। एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। देखिए यहाँ पर रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का जो क्वेश्चन है ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 1967 की बात करूं तो इंडिया में आपको बहुत सारे ट्रेंड देखने को मिलेंगे।
जैसे बीच में ट्रेंड आता है 1990s के एंड में कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल लेवल पर इन गवर्नमेंट मेकिंग वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब समाजवादी पार्टी हो गई, ठीक है, जनता दल हो गया, इसके अलावा साउथ की पार्टीज हो गई, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट बनाने में, क्योंकि कोई भी मेजर पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, पूर्ण बहुमत के साथ पावर में नहीं आती है और कैसे भी गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको इन लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है और उसकी वजह से फिर कैबिनेट का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है। अब ट्रेंड क्या है कि कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज हमें फिर डाउन होती हुई दिखती हैं, खासकर यूपी में, ठीक है। अब समाजवादी पार्टी हो गई या फिर मुलायम सिंह की बीएसपी हो गई, मायावती की बीएसपी हो गई, ठीक है। इवन इन हिमाचल प्रदेश अगर मैं आपकी बात करूं या फिर और लोकल पार्टीज की बात करूं, दे आर डाइंग आउट, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर अगर हम सेगमेंट्स को छोड़ दें, जैसे बिहार को छोड़ दें या फिर बंगाल को छोड़ दें और साउथ में केरला को छोड़ दें, तो उसके अलावा हमें मेजर रीजनल पार्टीज इस टाइम पर पावर में नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट आप दोनों मेंशन करेंगे कि देयर इज अ मिक्स पिक्चर ऑफ रीजनलाइजेशन इन इंडिया। कुछ जगह पर पॉकेट्स पे बहुत स्ट्रेंथन हो गई हैं, कुछ पॉकेट्स पे बहुत वीक हो गई हैं। तो उस तरीके से आप इनका इन्फ्लुएंस दिखाएंगे फिर इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन मेजर टीनेट्स ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। देखिए यहाँ पर पॉइंट है क्रिटिकली एग्जामिन। आपको फायदा भी बताना है, अच्छे पॉइंट्स भी बताने हैं, प्रोज भी बताने हैं और कॉन्स भी बताने हैं, लेकिन किसके? इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के। देखिए हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी, ये क्वेश्चन में टफ इसलिए मानो क्योंकि कई बार एकदम आंसर दिमाग में नहीं आता है और खासकर जब आप पेपर के प्रेशर में हो तो वहां पर तो और डिफिकल्ट हो जाता है न्यूक्लियर पॉलिसी के टेनेट्स याद करने। आपको दो तीन याद आ जाएंगे, जैसे आपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बार बार सुना होगा, ठीक है। ये भी सुना होगा कि हम अगर हम पे कोई बायोलॉजिकल हमला करता है या फिर हम पे कोई केमिकल वॉरफेयर करता है तो भी हम न्यूक्लियर जो डेटरेंट है वो यूज करेंगे। इसके अलावा हम एक इनफ न्यूक्लियर डेटरेंट बना के रखेंगे ताकि कभी अगर हमें इसे यूज करना पड़े तो हमारे पास इनफ हो। तो ये मेजर टेनेट्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इसके अलावा और भी टेनेट्स हो सकते हैं कि हम अगेन उसको सेफ तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि उसका जो यूज है वो तभी हो जब किसी न्यूक्लियर अटैक से हम पे बहुत ज्यादा बड़ा डेवास्टेशन हुआ हो, तभी जाके हम उसको अटैक करेंगे। इस तरह के पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जो मैंने पहले पढ़े थे। तो दोस्तों अगेन पेपर में ना बहुत ज्यादा फैलना नहीं है। अगर आपको कम आते हैं तो उतना ही लिखो, लेकिन जबरदस्ती पेज भरने पे आपको कई बार नेगेटिव जो है वो इंप्रेशन देखने को मिल जाएगा एग्जामिनर का। लास्ट क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन था, वुमेन इंपावरमेंट अभी भी स्टिल ड्रीम है और आपको एग्री या डिसएग्री करना है स्टेटमेंट से। दोस्तों मिक्स रिस्पॉन्स काफी वैलिड रहता है कि मैं एग्री करता हूं कि काफी हद तक ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि अब वुमेन एम्पावरमेंट हो चुकी है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर और भी इंप्रूवमेंट होनी बाकी है। ये स्टैंस आप लोगों का ज्यादा फेवरेबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द जीएस2 पेपर एंड आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और जो बच्चे आगे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिला होगा कि अच्छा हो सकता है आगे, ठीक है। दोस्तों अगेन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा 8146207241 है और आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय।